जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज आजमगढ़ में है और हमारे साथ आजमगढ़ के बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णपाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि आजमगढ़ में आपने पिछले 5 सालों में या यूँ कहें मोदी जी के 10 साल कार्यकाल में आपकी सरकार ने आजमगढ़ में क्या किया युवाओं, महिलाओं, बच्चियों, शोषित वंचित समुदाय के लिए? हाँ, जहाँ तक काम गिनाने की बात है तो अब तो चुनाव बीत गया, बहुत काम गिना चुके हम लोग। जी लेकिन आजमगढ़ में सबसे बड़ा काम तो यह हुआ कि जो सुरक्षा का वातावरण दिया आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने, जी ये आजमगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। परसेप्शन बदला है योगी जी ने, क्योंकि आजमगढ़ की पहचान हिंदुस्तान में कहीं भी विस्फोट होते थे, कहीं भी दंगे होते थे, आजमगढ़ के लोगों का नाम उसमें आता था, जिससे पूरा आजमगढ़ बदनाम था। और आजमगढ़ के लोगों को ज़िले से बाहर जाने पर न कहीं कमरे मिलते थे, धर्मशालाओं तक में कमरे नहीं मिलते थे, होटल में नहीं मिलते थे। उस परसेप्शन को पूरी तरह आदरणीय योगी जी ने बदलने का काम किया है और आजमगढ़ अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता। तो कैसे बदला आपने, क्या कुछ आपने? सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, जी जिसके नाते जहां लखनऊ से लेकर तमाम जगह तक आना जाना सुगम हुआ, वहीं से व्यापार के उद्योग की तमाम संभावनाएं खुली हैं। जी औद्योगिक कॉरिडोर भी सड़क के किनारे बनना है। इस सड़क के किनारे और भी तमाम बड़े बड़े काम होने हैं, जिससे सकारात्मक परिवर्तन आया है। अब लखनऊ जाने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। हमें गोरखपुर जाना कठिन लगता है, बनारस जाना कठिन लगता है, लखनऊ जाने के लिए हम बेहिचक 2 घंटे में, 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो इससे आम आदमी की यात्रा सुखद हुई है। जी इसी तरह से हमारी सरकार ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर हुआ करता था। हम लोग जब छात्र थे तब से मांग किया करते थे कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का निर्माण करा के पूरे आजमगढ़ पर एहसान किया है। और आजमगढ़ के बारे में जो मिथक था कि आजमगढ़ के लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, ये लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, ध्यान भटक रहा था, उससे हमें पूरी तरह से मुक्ति मिली है और आजमगढ़ के लोग अब पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और चाहे जो भी कंपटीशन हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हों, उनमें आजमगढ़ के नौजवान भारी संख्या में चयनित हो रहे हैं। जी युवाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या किया 5 सालों में, पिछले 10 सालों में? 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया है, 6 लाख? जबकि मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह की सरकार में मात्र 2 लाख लोगों को नौकरी मिली। 5 साल में मायावती की सरकार में केवल 1 लाख लोगों को नौकरी मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। इसके अतिरिक्त जी नौकरी सरकारी सीमित है, यह सबको पता है। हमारी सरकार ने तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे स्टैंडअप हो, चाहे जो तमाम योजनाएं हैं उनके माध्यम से हमने रोजगार से भी जोड़ने का काम किया है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। और इससे भी बड़ी बात यह हुई कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थीं, चाहे अखिलेश जी की सरकार में, चाहे मायावती जी की सरकार में, जितनी भी परीक्षाएं होती थीं, आजमगढ़ का नौजवान ठगा रह जाता था। एटा, इटावा, मैनपुरी से आकर के लोग भर्ती हो जाया करते थे और जो भी भर्तियां होती थी निष्पक्ष नहीं होती थी। उनके लोग झोला ले करके घूमते थे और आजमगढ़ के सहित पूरे प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम करते थे। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने निष्पक्ष भर्तियां किया है। कहीं कोई ये नहीं कर सकता कि 1 रुपया दे करके कोई नौकरी पा लिया। आरोप तो पेपर लीक का भी लग रहा है आप पर। पेपर लीक एक अलग विषय है और उस पर भी पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उनको अंजाम भुगतना ही होगा, कोई बच नहीं पाएगा और भविष्य में कोई पेपर लीक करने का दुस्साहस नहीं करेगा। जी आजमगढ़ का आपने कहा छवि बदली आपने। पहले यहाँ के लोगों को बाहर रूम नहीं मिलता था, कमरा नहीं मिलता था, तो उन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार? उस समय की सरकारें जिम्मेदार थीं। वो चाहते थे कि आजमगढ़ का नौजवान पढ़ने लिखने के बजाय गलत रास्ते पे जाए। पढ़े लिखेगा तो आगे बढ़ेगा, वो खुद अपने बारे में विचार करेगा, अपने भविष्य के बारे में विचार करेगा। और नहीं पढ़ेगा तो फिर वो जो कहेंगे वही उनके पीछे पीछे घूमने का काम हम करेगा। लोग कल परसों प्रयागराज में थे परसों, हाँ, प्रयागराज में हम लोग रिपोर्टिंग करें। सलोरी इलाका है, सलोरी बघाड़ा, वहाँ पर आप ये आजमगढ़ से बहुत बच्चे थे
बहुत ढेर सारे बच्चे। उन लोगों का कहना था कि सर हम लोग आजमगढ़ गरीब घर से आते हैं यहाँ तैयारी करने, वहाँ पर किराया वगैरह, वहाँ पर मनमाना उनसे जो मकान मालिक हैं लॉज के रूप में, बड़े में छोटे छोटे लॉज होते हैं और 4,000 5,000 रूम रेंट लेते हैं। तो आपकी सरकार तो राज्य में भी है, केंद्र में भी है ही अभी, तो अब आजमगढ़ भी शिक्षा का हब बनने जा रहा है। जी जो लड़के इलाहाबाद, बनारस, कोटा या अन्य जगहों पर तैयारी करने के लिए जाते थे, अब धीरे धीरे आजमगढ़ में भी वो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और लड़कों को अब भटकना नहीं पड़ेगा पढ़ाई के लिए। जी उनको आजमगढ़ में रह करके ही अच्छे पढ़ाई का वातावरण और अच्छे पढ़ाई का अवसर मिलेगा। जी। नहीं, अगर मान लीजिए जो जाता है तैयारी करने तो अक्सर आपके योगी जी तो आते ही होंगे, मुलाकात करके उनके उठाएंगे विषय को, भाई किराया जो किराया है थोड़ा सा लिमिट में लिया जाए, क्योंकि व्यवसाय एक तरीके से फैल रखा है प्रयागराज में। नहीं है, उस पर हमारी सरकार का ध्यान है। से डीएम कमिश्नर को बोल के एक थोड़ा सा है नोटिस जारी करवा दें भैया कि आप 2,000 2,500 जो भी उचित हो बच्चे देने ना को, है, उस पर जो ध्यान है, सक्षम बच्चे हों। उस पर ध्यान है। जी जी। उस अगला पर है आगे परिवर्तन होगा। महिला। आपने कहा कि पहले आजमगढ़ में सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं के लिए नहीं थी, तो आप लोगों ने महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ किया 5 सालों में? महिलाओं की सुरक्षा अब कहीं विषय नहीं रह गया है। जी कोई दल इस पर चर्चा नहीं करता है। बिजली, पानी, सुरक्षा, सड़क, इस पर कोई दल चर्चा नहीं करता है। ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय को ही समाप्त कर दिया। इस पर कोई दल चर्चा नहीं करता है। इतनी सड़क बनी, इतने काम हुए, इतने संसाधन हुए कि अब इस पर बहस नहीं होती है। और महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जहाँ तक है, आजमगढ़ हो चाहे लखनऊ हो, कोई महिला दिन में चाहे रात में अकेले जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकती है। उसे छेड़ने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। और जो भी ऐसा करेगा, आदरणीय योगी जी बार बार कहते हैं कि अगले चौराहे पर जमराज उसका इंतजार करते मिले। जी। संविधान, आरक्षण एक बहुत पेचीदा सा मुद्दा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि आपकी सरकार संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक धारणा बनाई जा रही है। और वह लोग बना रहे हैं जिन लोगों ने लोकतंत्र को और संविधान को बार बार रौंदने का काम किया है। इमरजेंसी हमने तो नहीं लगाया था, ये तो कांग्रेस और सपा की सरकार ने ही लगाया था। जो लोग संविधान के साथ बार बार खिलवाड़ किए हैं, वही लोग ये परसेप्शन उछाल रहे हैं, परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले भी, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग 100 बार संविधान में संशोधन इन सरकारों ने किया है। और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम संविधान में परिवर्तन करेंगे। हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता तक लोग कहते हैं, उनके नाम पे वोट मांगते हैं, उनको भी हमने भारत रत्न दिया। उनके जन्म स्थान और उनके पढ़ाई से जुड़े 5 स्थानों को हम पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया और भारत सरकार ने पैसा लगा करके किया। यहाँ तक कि विदेश में भी भारत सरकार के पैसे से उनके पढ़ने वाले स्थान को हमने म्यूजियम बनाने का काम किया है। तो ये परसेप्शन है, उछालने का काम है। भारतीय जनता पार्टी इस समय भी बहुमत में थी, पूरी बहुमत में थी। हम संविधान में चाहते तो परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहीं से भी लेश मात्र इच्छा नहीं है कि संविधान में कोई छेड़छाड़ हो। संविधान जो है वही हमारे लिए गीता है, वही हमारे लिए बाइबिल है। कुछ लोग चाहते हैं कि यह देश शरिया से चले, कुछ लोग चाहते हैं देश कुरान से चले, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं होने देगी। संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। ये भी परसेप्शन का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी दंगा हो तो बताइए। आखिर जब उनकी सरकारें थी तो क्यों दंगा हुआ करता था? और एक दिन 2 दिन नहीं, महीनों जला करता था, महीनों दंगे होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दंगा मुक्त प्रदेश हो गया, दंगा रहित प्रदेश हो गया। तो हम कैसे, हमारे ऊपर ये आरोप लग सकता है? आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के बीच में धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। हाँ, ये सही है कि हम किसी के साथ तुष्टिकरण नहीं करते, हम सबके संतुष्टि के लिए काम करते हैं। उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो आने वाले 5 सालों, अंतिम सवाल हमारा है कि आने वाले 5 सालों में आजमगढ़ के लिए आपके क्या विजन है, क्या रोड मैप है, क्या विकास कार्य करेंगे आप? आने वाले 5 साल का रोड मैप आदरणीय मोदी जी ने तैयार कर लिया है। चुनाव के पहले उन्होंने बता दिया कि हम आगे क्या करने वाले हैं। विकसित भारत बनाने का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, देश की करोड़ों जनता ने भी उस संकल्प के साथ अपना हाथ बढ़ाया है, अपना साथ दिया है। उसके अनुरूप
विकसित भारत बनाने की दिशा में भारत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और भारत इस आने वाली सरकार में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर पहुंचने का काम करेगी और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेगी। भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेगा, ये हमारा प्रयास है। जहाँ तक आजमगढ़ का काम है, हमने जितने विकास के काम गिनाए और जितने नहीं भी गिनाए, उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि आजमगढ़ रेल लाइन से अभी तक नहीं जुड़ा ठीक से। बनारस से गोरखपुर सीधी रेल लाइन हो, आजमगढ़ होकर के रेल लाइन गोरखपुर तक जाए, ये हमारा प्रयास है। इस दिशा में काम हो रहा है, सर्वे भी हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद ये काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा और रेल लाइन बनारस से गोरखपुर सीधी रेल लाइन होगी। तो बनारस से गोरखपुर वाया आजमगढ़, बनारस से, हाँ, वाया आजमगढ़ है ना, आजमगढ़ होते हुए सीधे बनारस से गोरखपुर। इस पर सर्वे हो चुके हैं जी, केवल बजट की बात है। सरकार आने के बाद यह भी पूरा हो जाएगा, इसमें कोई बाधा नहीं। इससे लाखों जनता को फायदा होगा। फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, जो आजमगढ़ में अब तक महायोजना लागू नहीं थी, जी, महायोजना लागू होने के नाते, न लागू होने के नाते लोगों के मकान नहीं बन पा रहे थे, लोगों के नक्शे स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे। योगी जी की सरकार ने महायोजना लागू किया है और जिस तरह से लखनऊ में, दिल्ली में, कानपुर में, तमाम बड़े शहरों में रिंग रोड बने हैं, उस तरह से आजमगढ़ में भी रिंग रोड बन रहा है, स्वीकृत हो गया है। और आजमगढ़ भी सरकार बनने के बाद नए तरह का आजमगढ़ दिखाई देगा, जिसकी कल्पना बहुत लोगों को नहीं है। जी, जी, ये अटल आवासीय विद्यालय, संगीत महाविद्यालय, या तो आम आदमी के जबान पर चर्चा है। अच्छा, अटल आवासीय विद्यालय आपने बोला, इसमें ये क्या है, कैसे है, तो ये बताएंगे? अटल आवासीय विद्यालय जो गरीब बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वहाँ पढ़ाई से लेकर हॉस्टल तक की व्यवस्था हो, ऐसी कल्पना भारतीय जनता पार्टी की है और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन करके तैयार है, चल रहा है। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार कवरेज कर रहा है और जनहित की बातें करते हुए जनता के बीच में है और अपने कार्य को कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।